guys, this is Sumit and welcome back to my YouTube channel. तो this is the part 2 of the hyper realistic tutorial series और इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि पूरा जो फेस का रेंडरिंग होता है, मतलब डिटेलिंग से लेकर ब्लेंडिंग से लेकर स्किन, नोज, आईज वगैरह सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब एंड तक आप लोग सीख जाओगे कि हाइपर रियलिज्म में ये सब के ऊपर काम कैसे किया जाता है। इसका जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हम लोगों ने आउटलाइन कैसे बनाते हैं, फ्री हैंड आउटलाइन, उसके बारे में पूरा चीज़ बात किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस ड्राइंग को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग आउटलाइन तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। बाकी चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, देन डू द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और रनिंग शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा ज्ञान है जो हम आपको देना चाहते हैं। अब ज्ञान कुछ ऐसा है कि अभी हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं अपने आर्ट मटेरियल से, जो कि हम इस ड्राइंग के दौरान यूज करने वाले हैं। तो आप में से कुछ लोग होंगे शायद जिनके पास इससे बहुत अच्छा टूल्स होगा, बट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास इतना ज़्यादा टूल्स नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे महंगे आर्ट मटेरियल जो हो सकता है आपके पास ना हो। तो देखो, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये थॉट अपने दिमाग में मत लाना कि अगर ये टूल नहीं है तो इसको हम कैसे ये इससे चीज़ बनाएंगे या फिर ये डिटेलिंग वगैरह कैसे करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो ना, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें मैंने बहुत कम कॉस्ट वाले आर्ट मटेरियल से एक बहुत अच्छा ड्राइंग क्रिएट कर रखा है, ठीक है। और पहले भी जब मैं हाइपर रियलिज्म करता था तो ये सारे टूल्स मेरे पास नहीं थे, फिर भी हाइपर रियलिज्म मैं कर लेता था, ठीक है। तो आप लोग भी कर लोगे और ज़्यादा टेंशन मत लो। जो भी मैं टूल्स बताऊंगा उसका मैं अल्टरनेटिव भी बताऊंगा कि आप इसके जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो वो वीडियो में आगे चल के बताते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो मटेरियल्स के लिए सबसे पहले तो ग्रेफाइट पेंसिल स्टेडलर्स का, उसके बाद डोम्स का एक 8B पेंसिल क्योंकि सॉफ्ट बहुत होता है, एक मैकेनिकल पेंसिल, उसके बाद ब्लेंडिंग करने के लिए सॉफ्ट है मेकअप ब्रश, बड़ी जगह के लिए एक टिश्यू पेपर, इरेजर के लिए मेरा पुराना वाला छोटा वाला इरेजर, एक नीटेबल इरेजर, और कहीं डिटेलिंग करने के लिए टॉम्बो मोनो इरेजर, और हाईलाइट्स के लिए हम कहीं पर ये वाइट जेल पेन यूज़ कर लेंगे, और पेपर अपना वही पुराना बूस्ट्रो वाला। खैर, अब ड्राइंग शुरू करें। अब सबसे पहले ना अपने आइज से शुरू करेंगे। तो आइज का ना थोड़ा सा आउटलाइन को डार्क कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि हम कभी कभी जब लेयरिंग करते हैं तो उसके पीछे हमारा आउटलाइन छिप जाता है, तो भैया आप खोजने में दिक्कत हो जाती है। और स्केचिंग का ना एक फंडामेंटल रूल होता है कि हमें हमेशा लाइट टू डार्क की तरफ मूव करना चाहिए। अब जब बोला गया है तो सेम चीज़ कर ही लेते हैं। तो पहला पॉइंट को अब ध्यान में रखते हुए एक लाइट पेंसिल को उठाएंगे और हमारे बेस लेयर के ऊपर लाइट शेड्स डालने लगेंगे। अब जितना भी जगह पे रेंडरिंग किए थे ना, उस जगह को एक सॉफ्ट है मेकअप ब्रश का यूज़ करके ब्लेंडिंग करेंगे। पतला वाला यूज़ करेंगे क्योंकि जगह छोटा है। अब देखो, अगर सॉफ्ट है मेकअप ब्रश नहीं है तो या तो पेपर स्टैम्प का यूज़ कर सकते हो, अगर वो भी नहीं है ना तो जो कान साफ करने वाला ईयरबड्स आता है ना, उसको यूज़ कर सकते हो, वो बेस्ट है भाई। कोई भी ब्लेंडिंग टूल जब भी यूज़ कर रहे हो ना, हमेशा कोशिश करो कि सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर और थोड़ा सर्कुलर डायरेक्शन में यूज़ करो, तो वो पैची वर्क से बच जाओगे। अब हमें चाहिए होगा कोई डार्क पेंसिल जैसे कि 4B, और अपने रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करते हुए आइज़ में डिटेलिंग करना चालू करेंगे। जहाँ पर ब्लेंडिंग की ज़रूरत है वहाँ पर फिर से एक छोटी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करेंगे, और वैसे ही डार्क शेड जहाँ ज़रूरत है उसको भी देखते हुए डालेंगे, और उस जगह ब्लेंड करके एक पोर्शन को फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक जगह पे काम करते रहने से, मूव करने से फ़ायदा क्या होता है ना कि जब आप एक जगह पे फोकस करते हो, एक जगह पे डिटेलिंग करते हो ना अपने रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके, तो वो जगह में ना आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। मतलब बात वही हो गई ना कि 4 जगह फोकस करने से अच्छा है कि पहले एक जगह पे फोकस कर लो फिर दूसरी जगह पे मूव करो। अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब बात आती है स्किन के ऊपर टेक्सचर बनाने की ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही ऑब्जर्व करना पड़ता है। जहाँ पर भी जो भी पोर्स, जो भी होल्स, या फिर जो भी हाईलाइट, जो भी डेप्थ दिख रहा है ना स्किन में, हर एक चीज़ को जितना हो सके बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यही वो छोटी छोटी चीज़ है ना जो आपके एक नॉर्मल वाले स्केच को ना एक हाइपर रियलिज्म स्केच में बदल देती है। सो आप थोड़ा सा ना नोज़ के ऊपर काम कर लेते हैं। तो सेम स्किन का ही पार्ट है, तो हमें लाइट से डार्क पे जाना होगा। तो पहले लाइट शेड पेंसिल का यूज़ करके जितने भी लाइट एरियाज़ है, या कह लो बेस लेयर, हमें करना होता है। उसके बाद एक डार्क ग्रेड पेंसिल का यूज़ करके जहाँ जहाँ पर भी होगा, जहाँ पर भी शैडो दिख रहा होगा, खासकर नोज़ का जो नीचे वाला एरिया होगा, उस जगह को ढंग से अपने रेफरेंस से ऑब्जर्व करके बनाना होता है। नोज़ एक थोड़ा सा एसेंशियल पार्ट होता है रेंडरिंग करते समय, क्योंकि नोज़ को हमें थोड़ा ज़्यादा ही ना वो 3D लुक देना पड़ता है, क्योंकि वो फेस से बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है। इसीलिए नोज़ के टिप पे जो भी थोड़ी मोड़ी डिटेलिंग्स आती है उसे देने का कोशिश करो। जो नोज़ के जो होल्स होते हैं उसमें वो डेप्थ दिखाने की कोशिश करो, और सेम वही लाइट एंड डार्क वाला जो
चीज़ होता है ना, जैसे कि जहाँ पर हाईलाइट्स गिरते हैं, क्योंकि नोज़ हमारा फेस का ना सबसे बाहर निकला हुआ पार्ट होता है, तो हाईलाइट जो होती है ना वो नोज़ पे सबसे ज़्यादा दिखती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्किन पार्ट्स। और जो डार्कनेस भी होता है वो भी नोज़ के नीचे थोड़ा ज़्यादा ही दिखता है। तो वो चीज़ को हमें थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और रेंडरिंग करनी पड़ेगी। तो अब बारी है दूसरे आइज़ की। सेम आउटलाइन को थोड़ा डार्क करो, लाइट शेड से स्टार्ट करो और धीरे धीरे डार्क शेड की तरफ मूव करो। जहाँ पर भी डार्क शेड्स दिखती है वहाँ पर एक डार्क पेंसिल जैसे 4B, 6B, 8B का यूज़ कर सकते हो। हाइलाइट्स को कोशिश करो कि छोड़ के मूव करो, क्योंकि इरेजर से ना वो उतना ज़्यादा पेपर का वाइटनेस नहीं आ पाता है। सो पेपर का वाइट को यूज़ करना का कोशिश करो। और अब इसके बाद जो एक तो सेंटर में जो एक हम लोग डॉट बनाने वाले होते हैं ना, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वाइट पोर्शन जो हाईलाइट दिखता है, उसको करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक वाइट जेल पेन। अब अगर आपके पास वाइट जेल पेन अवेलेबल नहीं है तो एक पतला सा ब्रश ले लो, उसमें एक्रेलिक कलर को डुबो और वहाँ से एक छोटा सा डॉट बना दो। अब आसपास के डिटेल्स जैसे कि आई लैशेस वगैरह तो बनाना ज़रूरी है, इसीलिए इसके लिए हमेशा पेंसिल को शार्प रखा करो। और देख सकते हो कि यहाँ पर मैं एक नॉर्मल पेंसिल से ही बना रहा हूँ, मैं एक मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आपके पास जो भी डार्क शेड वाला पेंसिल है ना, उसको आप शार्प करो और कोशिश करो कि एक स्ट्रोक में एक आई लैशेस या फिर कह लो आईब्रोज जो भी बनाते हो, एक हेयर को एक स्ट्रोक में बना लो, क्योंकि अगर उसको 2-3 बार रिपीट करते हो ना तो उसका जो फ्रेशनेस है ना वो चला जाता है। सो अब हम थोड़ा वर्क कर लेते हैं गालों के ऊपर। अब जो गाल है वो हमें चाहिए एकदम स्मूथ मक्खन की जैसा। तो अब हम क्या सोचेंगे कि अब ब्लेंडिंग टूल से ना एकदम मस्त वाला ब्लेंडिंग कर लेते हैं, लेकिन गलती वहीं पे होती है। जब भी आप रेंडरिंग करें ना, मतलब जब भी आप शेड्स डाल रहे हो पेंसिल का यूज़ करके, तो उस समय आप कैसे भी शेड डालते हो तो पहले कोशिश करो कि जो शेड डाल रहे हो ना उसको एकदम अच्छा डिटेल डालो। ये सोच के डालो कि आपके पास ब्लेंडिंग टूल है ही नहीं, क्योंकि जितना आप सॉफ्ट रेंडरिंग करोगे, शेड डालोगे ना, उतना ही सॉफ्ट आपका ब्लेंडिंग टूल आप जब करोगे तब वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट निकल के आएगा। तो आप जितना एफर्ट ब्लेंडिंग में लगाते हो ना, उतना ही एफर्ट आप शेड डालने के ऊपर भी लगाया करो। लार्जर एरिया में कोशिश करो कि कॉटन या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ करो ब्लेंडिंग करने के लिए, क्योंकि उससे ग्रेफाइट ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होता है तो ज़्यादा स्मूथ इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी एक ड्राइंग में आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना वो लाइट का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, शैडो का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या चीज़ फॉल कर रहा है, उसको आप कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो और अपने पोर्ट्रेट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। चाहे वो कोई सा भी मीडियम हो, एक्रेलिक हो, वाटर कलर हो, पेंसिल हो, सब में एक ही रूल फॉलो। अब जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको शेड थोड़ा लाइट करना चाहिए, उस जगह पे आप एक नीडेबल इरेजर का यूज़, मतलब क्ले वाला इरेजर का यूज़ कर सकते हो। एक नॉर्मल इरेजर पे भी थोड़ा सा लाइट प्रेशर लगा के करोगे तो ये काम हो जाता है। और अगर ज़्यादा छोटे छोटे से ना डिटेल्स निकालने हैं तो इरेजर को शार्प करके यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर टॉम्बो मोनो इरेजर है तो फिर तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन अगर टॉम्बो मोनो इरेजर नहीं है ना, तो अप्सरा का एक 20 रुपये का मैकेनिकल इरेजर आता है, जिसको आप एक थर्मोकोल कटर से शार्प करके आप सेम उसी का यूज़ कर सकते हो। अब इरेजर यूज़ करने के बाद ना उस एरिया को भी ब्लेंड करना भूलना मत, क्योंकि आपके जो हाईलाइट्स रहते हैं ना वो भी फेस का ही हिस्सा होते हैं, इसीलिए हमें उसको भी फेस के साथ मर्ज करना ज़रूरी होता है। अब एक मीडियम ग्रेड पेंसिल का ज़रूरत होगा, जिससे कि हम फेस के सारे स्पॉट्स को बनाने वाले हैं। उसके बाद हम उसे भी ब्लेंड कर देंगे। हाँ, ज़्यादा प्रेशर लगा के ब्लेंड नहीं करना है कि जो स्पॉट्स है वो भी मर्ज हो जाए, हल्का प्रेशर लगा के करना है जिससे कि वो फेस का ही हिस्सा लगे। अब इसी सेम फार्मूला का यूज़ करके लाइट शैडो का यूज़ करके जहाँ पर भी डिटेल डालना है, जहाँ पर भी पोर्स बनाना है, जहाँ पर भी हाइलाइट्स निकालनी है, सब चीज़ का यूज़ करके हम अपने पूरे स्किन वाले एरिया को फिनिश कर लेंगे। अब जब लिप्स करने की बारी आती है ना, तो लिप्स में टोटल 2 पार्ट होते हैं, एक अपर लिप्स और एक लोअर लिप्स। तो अपर लिप्स जो है वो मोस्टली डार्क होता है और मोस्टली सारे जो हाइलाइट्स होते हैं ना वो लोअर लिप्स में जाते हैं। सबसे जो डार्केस्ट एरिया होता है वो लिप्स के बीच का लाइन होता है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने रेफरेंस इमेज से, और हाइलाइट्स को खासकर ध्यान देना लिप्स में, क्योंकि उससे जो 3D इफेक्ट होता है ना लिप्स के ऊपर, वो रियलिस्टिक बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, जो भी बचे कुछ डिटेल्स है ना चिन वाले एरिया में, उसको हम सेम उसी फॉर्म में करेंगे जिस तरह से हमने अपने चीक्स पे किया था। जहाँ पर जो भी स्पॉट्स है उस जगह पे एक डार्क ग्रेड पेंसिल का यूज़ करेंगे और हाइलाइट्स के लिए एक पतले टिप वाले इरेजर का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारा फोरहेड वाला पोर्शन को भी हम अच्छे से कर लेंगे। फोरहेड में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे वर्क करने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा हेयर जो है वो गिरे हुए हैं। तो मेन हमें फोकस हेयर पे करना है, जिसके लिए फोरहेड में भी हम रहने देंगे। पेंसिल को शार्प करके जो भी बाकी डिटेल्स है छोटे मोटे जैसे आईब्रो वगैरह, वो सबको कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ हमारा जो आज का पार्ट है ना वो होता है यहाँ पे सम्मा। आई
आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने एंड देखने को मिला होगा। एंड जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम लोग इस ड्राइंग को कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी हेयर, बैकग्राउंड एंड कुछ स्किन टेक्सचर सब रह गए वो सब हम लोग अगले पार्ट में देखने वाले हैं। एंड इस पार्ट में अगर कोई भी डाउट रहा होगा ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, जाकर कमेंट करके पूछ लो। और इसका पहला पार्ट देखने के लिए ये वीडियो चेक कर सकते हो और रियलिस्टिक ट्यूटोरियल्स के लिए ये प्लेलिस्ट चेक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय।